वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछले लेक्चर में टॉपिक 1 के अंदर मैंने बात की थी, वीडियो के अंदर एसी के अंदर। मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं पिछले टॉपिक के अंदर कि एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट कैसे जनरेट होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, फेजर क्या होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को जब हम रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस मेंटेन किया जाए तो क्या होता है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने इस वीडियो पे आने से पहले अगर पहला वीडियो कंप्लीट नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। पहले नंबर के वीडियो की लिंक मौजूद है, आप उसको देखिए, उसी के बाद इस लेक्चर को देखने की जरूरत है। अगर कोई बच्चा वो लेक्चर नहीं देखता और ये लेक्चर देखता है तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बिल्ड नहीं होगी। तो मेरा प्योर सजेशन है कि आप सबसे पहले पहला लेक्चर देखें, उसके नोट्स बनाएं और उसके बाद सेकंड लेक्चर पर आप आ सकते हैं। लेक्चर से मैक्सिमम बेनिफिट उठाने का तरीका कि जब भी आप देख रहे होंगे तो देखने के साथ साथ आप लिख भी रहे होंगे। आपको कॉपी निकालना है, नोट्स बनाना है अगर लेक्चर से बेनिफिट उठाना है तो। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप जो भी लेक्चर देख रहे हैं उस लेक्चर को देखते देखते आपको एनसीईआरटी की किताब भी लेके रखना है। 12th क्लास एनसीईआरटी की किताब अल्टरनेटिंग करंट 7th नंबर का जो चैप्टर है उसका सेक्शन नंबर 2 टॉपिक नंबर 1 वीडियो कंप्लीट करने के बाद सेकंड वीडियो पे मैं आज बात कर रहा हूं। पिछले टॉपिक तक मैं आपसे टॉपिक 5 तक बात कर चुका था, आज टॉपिक नंबर 6 के हम बात कर रहे हैं। रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर का फेजर कैसे बनाया जाता है। हालांकि मैं फेजर बता चुका हूं, फेजर क्या होता है, फेजर का मीनिंग क्या होता है। फेजर समझाने के बाद मैंने बताया था कि रजिस्टर हो, इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, तीनों केस में हर जगह पर हमने जो इनपुट अप्लाई किया था दैट इनपुट वाज वीएम साइन ओमेगा टी। हर केस में इनपुट वीएम साइन ओमेगा टी। करंट रजिस्टर के अक्रॉस करंट जो होता है उसे दिया जाता है आईएम साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होता है उसे दिया जाता है आईएम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट दिया जाता है उसे बताया जाता है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, वोल्टेज और करंट ध्यान नोटिस कीजिएगा, वोल्टेज और करंट रजिस्टर के केस में दोनों में साइन ओमेगा टी, दोनों में साइन ओमेगा टी। तो हम क्या लिखते हैं फॉर रजिस्टर, फॉर व्हाट रजिस्टर I and V both are in same phase, both are in same phase। दोनों के दोनों कौन से फेज में है, सेम फेज के अंदर। सेकंड केस में देखिए इनपुट कैपेसिटर के लिए देखिए, यहां के चेक कीजिएगा, कैपेसिटर की करंट में प्लस पाई बाय 2 होता है, प्लस पाई बाय 2 होता है, तो कैपेसिटर की करंट में प्लस पाई बाय 2 है, मतलब करंट में एडिशन है, पॉजिटिव है समथिंग, मतलब करंट लीड कर रहा है, करंट आगे है, आगे है। आगे कौन होता है, लीडर होता है। फॉर कैपेसिटर, फॉर क्या कहते हैं हम लोग, कैपेसिटर, करंट लीड बाय पाई बाय 2 बाय वोल्टेज। पाई बाय 2 से लीड करता है, और किससे, करंट लीड बाय वोल्टेज लिख देते हैं, बाय पाई बाय 2। कितने से लीड करता है, तो पाई बाय 2 से लीड करता है। अच्छा, अगर करंट लीड कर रहा है, करंट आगे है, तो पीछे कौन है भाई। अगर भैया एक कोई आगे है तो पीछे कौन है, आगे कौन है, करंट है, तो पीछे कौन है, पीछे वोल्टेज है। तो हम ये कह सकते हैं फॉर कैपेसिटर, फॉर व्हाट कैपेसिटर, वोल्टेज लैग बाय करंट बाय पाई बाय 2। चलिए अब हम बात करते हैं इंडक्टर के बारे में, कंपैरिजन करते हैं। इंडक्टर को कंपैरिजन करते वक्त देखिए ये क्वेश्चन पे देखिएगा, वोल्टेज की इक्वेशन जो है वो साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन जो है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। करंट में माइनस है, करंट में माइनस है, मतलब करंट पीछे है, करंट पीछे है मतलब करंट लैग कर रहा है, करंट पीछे है, नेगेटिव है समथिंग, पीछे है तो लैग कर रहा है, तो वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है तो वोल्टेज लीड कर रहा है। तो हम कहते हैं फॉर इंडक्टर, फॉर क्या कहते हैं बच्चों, इंडक्टर, वोल्टेज लीड बाय करंट बाय पाई बाय 2। वोल्टेज लीड करता है करंट से, पाई बाय 2 से करता है। या फिर हम कह सकते हैं फॉर इंडक्टर, करंट लैग बाय वोल्टेज बाय पाई बाय 2। करंट लैग करता है वोल्टेज से, कितने एंगल से करता है, पाई बाय 2 के एंगल से करता है। देखिए इसे बताने के दो तरीके हैं। जब भी हम सर्किट एनालिसिस करते हैं बच्चों, जब भी हम क्या करते हैं, सर्किट एनालिसिस करते हैं, तो सर्किट एनालिसिस में दो कंडीशन आपके सामने निकल कर आएगी।
पहली कंडीशन आएगी कि सारे एलिमेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में हो, और दूसरी कंडीशन आएगी कि सारे एलिमेंट कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो। तो देखिए यहां पर क्या मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर सारे एलिमेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब इफ करंट, सभी से जो करंट होता है अगर वो सेम होता है तो हम इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सभी के अक्रॉस करंट सेम होता है तो इसे हम कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, कौन सा डिफरेंस सेम होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह एलिमेंट के अक्रॉस सेम होगा तो हम इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो मैं इसीलिए दो तरह से फेजर रिप्रेजेंटेशन को समझाऊंगा, तरीका मेरा भी होगा, तरीका एनसीईआरटी में जो दिया गया वो भी होगा। दोनों तरीके आपको आने चाहिए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। मेरा तरीका बहुत आसान होगा और बुकिश नॉलेज के हिसाब से, बुकिश रीडिंग, बुक रीडिंग के हिसाब से आपको एनसीईआरटी का तरीका भी पता होना चाहिए। बात ऐसी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, जैसे देखिए ये मैंने कहा IR VR, रजिस्टर के लिए तो ये हो जाता है। अब देखिए IC कैपेसिटर के अक्रॉस करंट, ठीक है ना, तो मैंने IC ले लिया। अब करंट, ध्यान से सुनिएगा, कैपेसिटर में करंट क्या करता है, तो करंट लीड करता है। कितने से करता है, तो π/2 से करता है। तो कैपेसिटर में लैग कौन करता है, वोल्टेज करता है। कितने से करता है, π/2 से करता है। ये VC हो गया, लैग करने का मतलब हुआ π/2, बराबर है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा तो लीडिंग एंगल होगा, क्लॉकवाइज होगा तो लैगिंग एंगल होगा। लैग करने का मतलब क्लॉकवाइज घुमा देना, कितने से घुमा देना, π/2 से घुमा देना। अब अगर हम बात करें कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर की बात करते हैं। ये इंडक्टर है, बराबर, इंडक्टर में करंट है। चलिए मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूं इसे, इंडक्टर के लिए मैं यहां पर बना रहा हूं। ये इंडक्टर के अक्रॉस करंट है, दिस इज करंट अक्रॉस इंडक्टर। अच्छा, इंडक्टर के केस में देखिए, फॉर इंडक्टर वोल्टेज लीड बाय π/2। कौन लीड करता है, π/2 वोल्टेज करता है। लीड करता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल। कितने से एंटी क्लॉकवाइज एंगल, π/2 से बना दो तो ये वोल्टेज आ गया, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आ गया। ऐसा बनाया जा सकता है, ठीक है ना। आप चाहें, अगर देखिए आप चाहें, नोटिस कीजिएगा इस बात को। हमने क्या किया, मान लो किसी सर्किट में हम स्टडी कर रहे हैं और सर्किट में स्टडी करते वक्त हमें क्या मिल रहा है, ये मान लेते हैं IR, ये मान लेते हैं IC, ये मान लेते हैं IL। मतलब मैंने रेफरेंस करंट को लिया तो IR VR। इसमें कैपेसिटर में करंट लीड करता है तो वोल्टेज लैग करता है। इसमें वोल्टेज लीड करता है तो वोल्टेज ऊपर की तरफ आ गया। लीड करता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज π/2, लैग करता है इसका मतलब क्लॉकवाइज आपके पास में π/2 आ गया। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो मान लीजिए मैं कह देता हूं EC, मैं कह देता हूं ER, मैं कह देता हूं, चलो ये ER कह देता हूं, EC कह देता हूं और EL कह देता हूं। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, बराबर है। मैंने इसको रेफरेंस मान लिया इस बार। तो क्या रजिस्टर के केस में करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। कैपेसिटर में वोल्ट करंट लीड करता है। कैपेसिटर में क्या करता है भैया, करंट लीड करता है π/2 से। लीड करता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल। कौन करता है, करंट करता है, π/2 से करता है। अच्छा, इंडक्टर में कौन लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है। इंडक्टर में π/2 से वोल्टेज लीड करता है। तो लैग कौन करता है, लैग कौन करता है, करंट करता है। करंट कितने से लैग करता है, करंट π/2 से लैग करता है। लैग करता है मतलब ये वाला एंगल बनेगा, करंट आपके पास में IL आ जाएगा। तो दिस विल बी द π/2, करंट इज लैगिंग हियर, ठीक है। तो ये लीडिंग हो गया, ये आपके सामने हो गया और ये लैगिंग का कंडीशन हो गई। तो ये जो मैंने डिस्कशन किया, ये कौन सा तरीका था, ये तरीका मेरा तरीका था अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड करने के लिए। एनसीईआरटी में किस तरह से बताया गया, चेक कीजिएगा। एनसीईआरटी में फेजर को कहा गया है रोटेटिंग वेक्टर्स। रोटेटिंग वेक्टर्स आर कॉल्ड फेजर्स। तो चलिए पहले समझ लेते हैं। रोटेटिंग वेक्टर्स आर कॉल्ड फेजर में पहले रजिस्टर की बात हो गई। सो रजिस्टर के केस में क्या हुआ, इनपुट अप्लाई हुआ Vm sin ωt। करंट की बात करें तो करंट कितना था, Im sin ωt। अच्छा, Vm और Im कंपेयर कर लो, ये रहा Vm, Im कितना है, Vm/R। तो बड़ा कौन हो गया, Vm बड़ा हो गया, छोटा कौन हो गया, Vm/R हो गया। तो पहला डायग्राम जो बनेगा वो देखो, पहला डायग्राम क्या बनने वाला है भैया, ये रहा वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू Vm, कितने एंगल पर, ओमेगा इक्वल टू θ/t होता है। तो थीटा कितना आ जाता है आपके पास में, थीटा आ जाता है ωt। सो थीटा आ गया आपके पास में ωt। थीटा कितना आ चुका है आपके पास में, ωt आ गया। अब करंट भी ωt सेम, पर करंट के लिए Im की वैल्यू देखो क्या है,
आई एम छोटा है, वी एम बड़ा है, तो ये ले लिया मैंने आई एम, ठीक है, ये थीटा एंगल पर अवेलेबल है। सो ये रोटेशन हो गया, ये आई एम हो गया आपके पास में। सो आप देख सकते हैं आई एम ये छोटा है और वी एम ये बड़ा है। तो ये पहला ग्राफ समझ में आ चुका है आपको। अब मैं रजिस्टर के अलावा बात करता हूं किसके बारे में, रजिस्टर के अलावा मैं बात करता हूं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर के केस में करंट की इक्वेशन आती है पाई बाय 2। वापस से यहां पर बड़ा कौन होता है, आई एम बड़ा, वी एम बड़ा होता है। आप चेक कर लीजिएगा वी एम और आई एम, वी एम आई एम कितना होता है, तो वी एम बाय एक्स, एक्स सी होता है। सो बड़ा कौन है, वी एम, और छोटा कौन है, वी एम बाय एक्स सी। नोटिसेबल पॉइंट भैया, जो आपने इनपुट वोल्टेज मेंटेन किया, जो भी इनपुट अप्लाई किया, वो ये रहा आपके पास में वी एम थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अब हमें बात करें किसके बारे में, कि करंट प्लस है मतलब लीड है, और लीड है मतलब कौन सा एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। लीड है मतलब कौन सा एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल, मतलब इससे प्लस पाई बाय 2 ये आई एम, इससे प्लस पाई बाय 2 ये आई एम की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। तो ये आ चुका है हमारे पास में। अब रजिस्टर कैपेसिटर हो गया ना, कैपेसिटर के साथ में अब इंडक्टर की हम बात कर लेते हैं, है ना। कैपेसिटर के बाद हम किसकी बात करते हैं, इंडक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए इंडक्टर करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर के प्लेस पर इंडक्टर। इंडक्टर में भी क्या किया था सर, बोले इंडक्टर में भी इनपुट यही अप्लाई किया था, करंट की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 थी। अब यहां माइनस है, इसका मतलब लीड है या लैग है, लैग है। करंट लैग कर रहा है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे या क्लॉकवाइज एंगल लेंगे, तो क्लॉकवाइज एंगल लेंगे, क्लॉकवाइज एंगल लेंगे। तो भैया यहां से देखिए, इसको मैंने हटा दिया, फिर इसको हटा दिया, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां तक ये वोल्टेज आ गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम वैल्यू थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अब इससे लीड करता हुआ, लैग करना मतलब क्लॉकवाइज एंगल बनाना, इससे पाई बाय 2 एंगल पर, इससे पाई बाय 2 एंगल पर, देखिए यहां पर कैसा आ गया, यहां से पाई बाय 2 एंगल पे। सो ये आ चुका आपके पास में पाई बाय 2, और ये आ गया आपके पास में आई एम, ये आ चुका आपके पास में आई एम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से यहां तक पाई बाय 2 आ गया। तो ये हो गया डायग्राम किस केस के लिए, इंडक्टर के लिए हो गया। तो इस तरह से फेजर रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 7 में बात करूंगा एलसीआर सर्किट के बारे में, कि एलसीआर सर्किट कैसा बनाया जाता है, उसको इक्वेशन कैसे ड्रॉ की जाती है, इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, फाइनल आंसर कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम चर्चा। देखिए अब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से टॉपिक नंबर 7 एलसीआर सर्किट के बारे में। एलसीआर सर्किट अगर आपको बहुत अच्छे से समझना हो तो पहली प्रायोरिटी ये होती है, पहला रिक्वायरमेंट ये होता है कि एलसीआर सर्किट समझने से पहले फेजर डायग्राम आने चाहिए। तो टॉपिक नंबर 6 आप देख चुके हैं, फेजर डायग्राम में आपको बता चुका हूं। अब हम क्या कर रहे हैं, तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि भाई हमने इनपुट मेंटेन क्या किया, तो हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी। अब हुआ ऐसा, करंट पास हुआ। अच्छा यहां पे देखिएगा, करंट पास हो रहा है, करंट इधर से पास हो रहा है, इधर से पास हो रहा है, इधर से पास हो रहा है, करंट सब जगह पे करंट सेम है, डिफरेंट है भैया। तीनों के तीनों सर्किट में, तीनों के तीनों एलिमेंट पर देखो, यहां से करंट पास हुआ आई, यहां से पास हुआ आई, यहां से पास हुआ आई। जब भी करंट सेम होता है, हम कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो मैं बता चुका हूं पहले भी कि जब भी करंट किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस सेम होता है तो हम उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। मतलब अगर ये तीनों एलिमेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं तो करंट अक्रॉस इंडक्टर बात करो, करंट अक्रॉस कैपेसिटर बात करो, करंट अक्रॉस रजिस्टर बात करो, आईएल, आईसी और आईआर, ये तीनों इक्वल होने वाले हैं। ये तीनों क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। और मैं अभी आपके सामने बता चुका था कि भैया ये रहा आईएल, ये रहा आपके पास में आईसी, ये रहा आपके पास में आईआर, ये रहा वीआर, ये रहा कैपेसिटर में वोल्ट करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, ये रहा आपके पास में वीसी, ये रहा आपके पास में वीएल। तो वही देखिए, हम हमेशा क्या कहते हैं, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, पहले मैं मेरा तरीका बता रहा हूं, उसके बाद मैं एनसीईआरटी में जो लिखा उसके बारे में बात करूंगा। हम ये कहते हैं हम क्या मेंटेन करते हैं तो क्या डेवलप होता है। भाई अगर सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है, वापस सुनना, सर्किट में क्या मेंटेन किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है, तो क्या डेवलप होता है सर्किट के अंदर, करंट डेवलप होता है। अगर सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है तो क्या डेवलप होता है, करंट डेवलप होता है। मतलब मैंने अगर पोटेंशियल डिफरेंस की स्टडी भी कर ली तो करंट की स्टडी हो जाने वाली है, या ये कह लीजिए करंट सब में सेम है तो हमें स्टडी पोटेंशियल डिफरेंस की करनी चाहिए। तो मैंने अगर क्या किया, तीनों को इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया, वी आर
ये किया VL और ये किया VC। तो तीन तरह से हम स्टडी कर सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि VL की वैल्यू बड़ी हो जाए VC से, दूसरा केस हो सकता है कि VL की वैल्यू छोटी हो जाए VC से, और तीसरा केस हो सकता है कि VL बड़ा हो जाए VC से। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी किताब के हिसाब से आप देखोगे तो आपको केस दिया गया है कि VL ग्रेटर देन VC वाला केस दिया गया है, उसके बारे में चर्चा की गई। तो मैं आपको उसी तरह से जिस तरह से एनसीईआरटी में दिया गया है बताना चाहूंगा। वहां पर रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं किया हुआ, हमारा रिप्रेजेंटेशन रोटेटिंग वेक्टर के टर्म में किया हुआ है। तो चलिए वो रोटेटिंग टर्म के वेक्टर के टर्म के रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं हम लोग। बात ऐसी है, सबसे पहले क्या बताया, ये रहा आपके पास में VR, सपोज दिस इज VR, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज VR। अब इसके साथ में कितने एंगल पर वापस सुनिएगा, इसके साथ में कितने एंगल पर इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज होता है। तो हम जानते हैं जो भी करंट होता है VR और IR, आप देख सकते हैं दिस इज द VR एंड दिस इज IR। अच्छा, जो IR है वही IC है और जो IC है वही IL है, बराबर है, मतलब करंट तीनों में सेम है, करंट तीनों में सेम है। और हम जानते हैं देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड करंट, मतलब रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। पर हम ये भी जानते हैं कि इंडक्टर में वोल्टेज 90 से लीड करता है, इंडक्टर में वोल्टेज 90 से लीड करता है, और लीड करता है वोल्टेज मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल की हम बात करेंगे। अच्छा, कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है, वोल्टेज लैग करता है, इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे, क्लॉकवाइज एंगल की बात करेंगे। और कितने से लैग करता है, π/2 से करता है। तो ये देखिए मैंने बना दिया, यहां से π/2 पर ये वोल्टेज लीड हो गया π/2 पर, और एग्जैक्टली इसी से ऑपोजिट ये आपके सामने, ये मान लीजिए VL है और ये मान लीजिए VC है, ठीक है। अब ये मान लेता हूं VC, सपोज दिस इज VC। ये क्लॉकवाइज मतलब लैग कर रहा है वोल्टेज, ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है। देखिए यहां पर मैं वो केस ले रहा हूं जिसमें VC की वैल्यू ग्रेटर देन VL है, मतलब VC की वैल्यू ग्रेटर देन VL है। अब सोचिए VL की वैल्यू मान लो 4 है और VC की वैल्यू मान लो 7 है, तो मुझे बताइए बड़ा कौन है, 7 है या 4 है? जवाब दीजिएगा, बड़ा कौन है, 7 है या 4 है? तो आप खुद देख सकते हैं, यहां पर आपको बड़ा 7 नजर आ रहा है। बड़ा कौन नजर आ रहा है, 7 नजर आ रहा है। छोटा कौन है, 4 है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? सर बोले दोनों का डिफरेंस आएगा 7 - 4 दैट इज 3, मतलब 7 - 4 दैट इज 3, दैट इज VC - VL। आपके पास में दोनों का रिजल्टेंट V' होगा, बराबर है, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, V' होगा। तो इक्वेशन देखो कैसे बनेगी, इक्वेशन बनेगी ये रही आपके पास में VR, दोनों का रिजल्टेंट VC - VL। अच्छा, जब भी वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग की जा सकती है, वी कैन शिफ्ट द वेक्टर पैरेलली, तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां से शिफ्ट करते हुए यहां पे पैरेलल ले आता हूं। जब पैरेलल लाता हूं तो ये यहां पे ऐसा आ जाता है, ये आ गया VC - VL, ठीक है। इसको डैश 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 यहां से हटाया। अब ये देखो, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा एंडिंग पॉइंट जॉइन बाय स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये आ गया नेट वोल्टेज, दिस इज नेट वोल्टेज, बराबर है, नेट वोल्टेज आ गया। नेट वोल्टेज का यहां से बनने वाला एंगल कितना है, तो थीटा दैट इज ओमेगा टी, और यहां से बनने वाला एंगल कितना है, दैट इज फाई। तो इस केस में आप खुद देख सकते हैं कि जब VC बड़ा हो गया है, कौन बड़ा हो गया है, VC बड़ा हो गया है, और कौन छोटा हो गया है, VL छोटा हो गया है। भैया VC बड़ा हो गया है, VL छोटा हो गया, तो सर्किट में आप देख सकते हैं नेट पोटेंशियल डिफरेंस या नेट वोल्टेज की वैल्यू आपके सामने ओमेगा टी एंगल पर आ रही है। कितने पर आ रही है, ओमेगा टी एंगल पर आ रही है। तो हम यहां पे देख सकते हैं सर्किट में V² = VR² प्लस VC - VL का होल स्क्वायर, V = √VR² प्लस कितना, VC - VL का होल स्क्वायर। आगे से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे से कैसे सॉल्व करेंगे देख भी लेते हैं हम लोग, लेट अस सी नाउ। VR को लिखा जा सकता है IR का होल स्क्वायर प्लस कितना, IXC माइनस IXL का होल स्क्वायर। I बाहर निकल गया, अंडर रूट कितना आ चुका है, R² प्लस XC - XL का होल स्क्वायर।
आई इंटू जेड, जेड को क्या लिखा जाता है, जेड को लिखा जाता है इंपिडेंस आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे हैं सर आपने ये वीएल छोटा लिया वीसी बड़ा लिया, सर ऐसा भी पॉसिबल था क्या कि वीएल बड़ा होता वीसी छोटा होता, ये भी पॉसिबल था, वीएल और वीसी दोनों इक्वल होता, ये भी पॉसिबल था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसे हमने सॉल्व किया फेजर मेथड से। कौन सी मेथड से सॉल्व किया, फेजर मेथड से। तो इसे सॉल्व करने का पहला तरीका फेजर मेथड है और दूसरा तरीका जो है वो एनालिटिकल सॉल्यूशन है, दैट इज इंटीग्रेशन मेथड है। कौन सा मेथड है, इंटीग्रेशन। तो मैं उसी पे चर्चा करूंगा आप लोग